नमस्कार दोस्तों, चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कविता क्रमांक 4 छापा ओम प्रकाश आदित्य लिखी ये कविता है। तो इस कविता में कवि ने आयकर विभाग जो है सरकार द्वारा बनाया गया तो उस पर व्यंग कसा हुआ है। सरकार की गलतियां सरकार को हंसकर बताने का प्रयास किया है। व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें आयकर विभाग की हंसी उड़ाई गई है, मजाक उड़ाया गया है कि सरकार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं अधिकारी सहित लेखक के घर कवि के घर में घुस आते हैं और छापा बोल देते, धावा बोलना, हमला बोलना, और उनके घर की स्थिति देखकर उन्हें क्षमा मांगनी पड़ती है। तो इस तरह आजकल हमारी जो सरकार है तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों पर कवि ने करारा व्यंग कसा हुआ है और इसका वर्णन इस कविता में कवि ने हंसकर सरकार की गलतियां बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं छापा ये कविता। तो कवि के घर में इनकम टैक्स अधिकारी जो है वो आते हैं, दरवाजे की घंटी बजाते हैं और दरवाजे की घंटी बजते ही कवि को पता नहीं है बाहर कौन है, और दरवाजे की घंटी बजते ही कवि दरवाजा खोलते हैं और अंदर आकर अधिकारी और उनके जो लोग हैं अंदर घुस जाते हैं और अंदर आकर सीधे कवि से प्रश्न उत्तर करने लगते हैं। तो पहला सवाल कवि से पूछते हैं कि आपका सोना कहाँ है, आपने आपके घर में सोना कहाँ छिपाया हुआ है। तो कवि जो है हैरान हो जाते हैं, परंतु कवि सोना इस शब्द का अर्थ दूसरे अर्थ से जोड़ते हुए उन्हें जवाब देते हैं। तो कवि उन्हें कहते हैं सोना तो मेरी आंखों में है। तो कवि कहते हैं कि कई दिनों से मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया हूं, तो सोना तो मेरी आंखों में है। तो सोना एक धातु है, धातु का नाम है जो पूछ रहे हैं गोल्ड, परंतु कवि सोना इसका अर्थ नींद से जोड़ रहे हैं। तो कवि कहते हैं वो तो मेरी आंखों में है। तो वह रोष में आकर बोलते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और वह कहते हैं कि हमें कहना है कि स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण कवि स्वर्ण इसका मतलब है आभूषण। तो कवि इसका अर्थ दूसरे अर्थ से जोड़ते हुए कहते हैं स्वर्ण सुवर्ण। सुवर्ण इसका मतलब है सुंदर अक्षर और कवि उसका दूसरा मीनिंग निकालते हैं सुंदर अक्षर। तो सुवर्ण तो मेरी कविताओं में है, मैंने जो कविताएं लिखी हुई है उसमें बिखेर दिए हैं, मैंने बहुत सुंदर अक्षर निकाले हुए हैं। तो कवि स्वर्ण आभूषण का मीनिंग सुवर्ण अच्छे अक्षरों से जोड़ते हुए उन्हें प्रत्युत्तर करते हैं। तो और गुस्सा होते हैं और झुंझला कर कहते हैं तुम समझे नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से कमाया हुआ अर्थ चाहिए, अर्जित अर्थ चाहिए। तो उन्होंने अर्जित अर्थ की मांग की है और वह भी अनाधिकृत रूप से कमाया हुआ। तो अनाधिकृत रूप से कमाया हुआ अर्थ इसका मतलब है गैर कानूनी मार्ग से कमाई हुई संपत्ति, अर्जित प्राप्त की हुई अर्थ धन संपत्ति। तो कवि जो है वो मुस्कुराकर कहते हैं, वो अर्थ इस शब्द का अर्थ और दूसरे अर्थ से जोड़कर कहते हैं कि वह तो मेरी नई कविताओं में है, आपको मिले तो ढूंढ लीजिए। तो इसका मतलब ये है, अर्थ इसका मतलब यहाँ पे है संपत्ति, परंतु कवि इसका मीनिंग दूसरा निकालते हुए कहते हैं कविताओं में, नई कविताओं में उन्होंने नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन नए शब्दों का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, अलग अलग निकलता है। तो वह अधिकारियों से कहते हैं अगर आपको मिल जाए तो आप न मेरी नई कविताओं में ढूंढ लीजिए।
तो इस तरह कवि जो है अधिकारी और उनके साथ आए हुए लोगों को प्रत्युत्तर दे रहे हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। कवि का उत्तर सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और वह कड़क कर पूछते हैं कि चांदी कहाँ है। चांदी इसका मतलब है सफेद रंग का धातु। और कवि भड़क कर जवाब देते हैं, चांदी तो धीरे धीरे मेरे बालों में आ रही है। इसका मतलब है मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। तो चांदी इस धातु का अर्थ कवि जो है बालों की सफेदी से जोड़कर उन्हें उत्तर देते हैं। तो वो उपरांत हो जाते हैं और उपरांत होकर पूछते हैं, हमारा मतलब जो है आप समझे नहीं, हमें आपके नोट कहाँ छुपाए हैं वो चाहिए। आपके छुपाए हुए नोटों से हमारा मतलब है। नोट इसका मतलब है रुपए, पैसे। तो आपने नोट कहाँ छुपाए हुए हैं, कवि को वो पूछते हैं। तो कवि रुपए, पैसे, नोट का अर्थ पेपर पर लिखे जाने वाले नोट से जोड़ देते हैं और कागज पर लिखे जाने वाले नोट को वो कहते हैं कि मैं तो नोट तो परीक्षा के 1 महीने पहले करूंगा तैयार। अभी तो मैंने तैयार की नहीं है, जब मेरी परीक्षा होगी तब 1 महीने पहले मैं नोट तैयार करूंगा, तो आपको कहां से दे दूं। तो वह गरज कर पूछते हैं, गरज कर जोर से आवाज कर कर। तो जोर से आवाज कर कर पूछते हैं तो कवि जो है लजक कर जवाब देते हैं। लजक कर इसका मतलब है डर कर, हैरान होकर, भयभीत होकर। और वो पूछते हैं, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा इसका मतलब है सिक्के, डॉलर्स। तो आपकी मुद्रा आपने कहाँ पे छुपाए हुए हैं। तो कवि मुद्रा इस शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से जोड़ देता है। कवि कहता है मुद्रा, मुद्रा तो आप मेरे चेहरे पर देख लीजिए, मैं कितना डर गया हूं, कितना भयभीत हो गया हूं। ये मुद्रा मेरे चेहरे पर दिख रही है, चेहरे के हाव भाव। तो कवि मुद्रा इस शब्द का अर्थ चेहरे के हाव भाव से जोड़ देता है और कहता है कि मुद्रा तो मेरे चेहरे पर है, देख लीजिए। तो इस तरह वो अधिकारी जो है कुछ देर वहां पे खड़े होते हैं और खड़े होकर सोचने लगते हैं और सोचकर फिर वह शयन कक्ष की ओर जाते हैं और शयन कक्ष में घुस जाते हैं। शयन कक्ष में घुसने के बाद वहां पे एक फटा हुआ तकिया है, उस तकिया को नोचने लगते हैं, खींचने लगते हैं, नोचना खींचना। और उसमें जो रुई है, कॉटन है, कपास है, उसको बाहर निकालते हैं। उन्हें लगता है कहीं कवि ने इसमें तो नहीं पैसे छिपाए हुए हैं, और उसको बाहर निकालकर वह जांचते हैं, नोचते हैं और उसको वहां पे उन्हें कुछ नहीं मिलता है उस तकिया में। तो शयन कक्ष में बेडरूम, सोने का कमरा जहाँ पे हम सोते हैं, तो एक टूटी हुई अलमारी है। तो टूटी हुई अलमारी की ओर जाते हैं और वो उसको टटोलते हैं, देखते हैं, खोलकर उसमें भी कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल खाली है, टूटी हुई है। तो शयन कक्ष में से अधिकारी और उनके लोग जो है वो रसोई घर में आते हैं, किचन में जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो वहां पे वो खाली पीपियों को टटोलते हैं। पीपिया इसका मतलब है टीन के डब्बे, जिसमें हम सामान रखते हैं, दाल चावल वगैरह जो डिब्बे होते हैं, उनको उन्होंने पीपिया कहा है, पोटिया। तो उसको वह टटोलते, हाथ डालकर देखते हैं कि उसमें कुछ रखा हुआ है, तो वह खाली होते। उसके बाद वह बच्चों की गुल्लक तक डेग डालते हैं। बच्चों जहाँ, गुल्लक इसका मतलब है जहाँ छोटे बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं, तो वो मिट्टी का गुल्लक वह देख डालते हैं, वह भी खाली होता है। उसके बाद वो कनस्तरों को देखते हैं। कनस्तर इसका मतलब है टीन के पतरे के चौकीनी डिब्बे, कनस्तर जो घी ऑयल वगैरह रखा जाता है उसमें वो। तो कनस्तरों को देखते हैं तो वह भी खाली होते हैं। इतना ही नहीं, पानी पीने का जो मटका है, मिट्टी का घड़ा है, उसको भी वह देख डालते हैं।
तो देखने के बाद वो भी खाली होता है। तो इस तरह रसोई घर का पूरा सामान टटोलने के बाद, जांचने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो रिक्त ब्रह्मांड है। रिक्त ब्रह्मांड इसका मतलब है खाली संसार। तो कवि का संसार जो है पूरी तरह रिक्त है, खाली है। शून्य ब्रह्मांड, शून्य इसका मतलब है बिल्कुल खाली, ब्रह्मांड इसका मतलब है संसार। तो कवि का संसार जो है पूरी तरह खाली है और वह देखकर वह जो खिले हुए चेहरे होते हैं उन अधिकारियों के और उनके साथियों के, वह मुरझा जाते हैं। मुरझाना इसका मतलब है उदासी छा जाना, चेहरों पर उदासी के भाव आना और वह उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। और फिर वह मुरझाए हुए चेहरे देखकर वह कहते हैं उनके बीच सूची हृदय में, कठोर हृदय में रौद्र की जगह करुण रस आ जाता है। रौद्र इसका मतलब है गुस्सा, करुण रस इसका मतलब है दया की भावना। तो गुस्से की जगह दया की भावना आ जाती है और वह कवि से कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। और इस तरह वो अपने काम में असफल हो जाते हैं और असफलता के कारण उनके सिर झुक जाते हैं और वो कवि से क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगकर उनके सिर झुकाकर वहां से जाने लगते हैं। इतने में कवि जो है उन्हें कहते हैं जरा रुकिए, जरा ठहरिए। कवि उन्हें ठहरने के लिए कहते हैं। तो इस तरह अपने किए पर पछता रहे हैं और अपनी असफलता के कारण सिर झुकाकर वहां से जाने लगे। तो कवि उन्हें कहते हैं जरा ठहरिए, सिर मत धुनिए। सिर मत धुनिए इसका मतलब है सिर मत झुकाइए, मेरी एक बात सुनकर चलिए। और कवि उन्हें कहते हैं कि मेरी एक बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। तो कवि उन्हें कहते हैं अगर मेरे घर में धन होता, पैसे होते तो आप उसे लेकर जाते। ये बात सच है। इनकम टैक्स अधिकारी अगर किसी के घर में उन्हें धन मिलता है तो वो लेकर जाते हैं। तो कवि कहते हैं अगर मेरे घर में धन होता तो आप लेकर जाते, परंतु अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे देकर क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे कवि ने सरकार की गलतियां बताई हुई है। सरकार काला धन तो निकाल लेता है पर गरीबों को भी बांटना चाहिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा सरकार को कवि कहना चाहते हैं। और दूसरा वो कहते हैं जिसके घर में सोने चांदी के सोफे होते हैं बैठने के लिए, आप उन्हें निकाल लेते हो। तो ये बात सही है, निकाल लेनी चाहिए क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती इतने पैसों की, उतनी धन दौलत की। परंतु मेरे घर में बैठने के लिए, जिनके घर में एक बैठने के लिए कुछ भी नहीं है तो उनके घर में एक तख्त तो डाल के जाइए। मेरे घर में बैठने के लिए कुछ नहीं है तो एक तख्त, लकड़ी का बैठने का साधन, तख्त, तो एक तख्त तो डलवा दीजिए, ऐसा वो आखिर में अधिकारियों से कहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने आयकर अधिकारियों की गलतियों को हंसकर बताया है और सरकार पर करारा व्यंग कसा है। तो यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। मैंने कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ।